हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक जीवन पे अध्ययन करेंगे। बहुत इजी तरीके से हर टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत एकदम आसान हो जाएगा। सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट टाइम के, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन बहुत सरल तरीके से तथ्यों को आप याद करते चलेंगे, सारा मैटर एकदम ईजी हो जाएगा। तो आज आप नए वीडियो में यानी वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सोशल स्टेटस कैसा था वैदिक कालीन समाज में, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु था, उन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम कैसा था उस टाइम की। तो वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है, वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज का क्या था, प्रमुख आधार था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य का चयन करना पड़ता था और उसको कार्य करने की स्वतंत्रता होती थी। यानी उस समय का समाज जैसे वर्तमान समय में समाज है कि व्यक्ति का जो है जात के आधार पे उसके कर्म निर्धारित हो गए हैं, लेकिन उस समय का समाज ऐसा नहीं था। उस समय वर्ण व्यवस्था इस रूप में थी कि व्यक्ति का जिसमें रुचि थी, जिस कार्य में रुचि होती थी, उसी के अनुरूप यानी जो उसके स्वाभाविक गुण होते थे उसी के अनुरूप जो है वो कार्य का क्या करता था, चयन करने की स्वतंत्रता थी। किसी को धार्मिक भावनाओं में रुचि है, पूजा पाठ करने की रुचि होती थी तो वो पूजा पाठ में रुचि रहता था। किसी को सुरक्षा कार्य में कार्य करना है तो धनुष बाण चलाता था, तो उसमें सुरक्षा कार्यों में उसकी रुचि होती थी। किसी को व्यापार करना होता था तो व्यापार कर्म अपनाता था। तो इस तरह से उस समय का जो समाज था, जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित थी। तो इस तरह से उस समय का समाज कैसा था, जो व्यक्ति स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य को अपना लेता था, चयन कर लेता था और इस कार्य को अपनाने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। तो जो समाज में पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण बन गया, जो सुरक्षा का कार्य करता था वो क्षत्रिय बन गया, जो व्यापार का कर्म करता था वो व्यापारी बन गया, वणिक वर्ग बन गया, और जो सेवा का कार्य करता था वो शूद्र की श्रेणी में आ गया। इस तरह से व्यक्ति जो अपने इच्छा के अनुसार जिन कर्मों को अपनाया और उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित हो गई। और उस समय समाज में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था स्थायी रूप से आगे हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। व्यक्ति को जो है वर्ण का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर होने लगा। आर्य प्रारंभ में एक ही वर्ण के थे और आर्यों का समूह क्या कहलाता था, विश कहलाता था। अक्सर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आर्यों का समूह क्या कहलाता था, विश कहलाता था। तो इस तरह से आर्यों का समूह विश कहलाता था और वर्ण व्यवस्था पे आधारित व्यवस्था ये आगे चल के आई। शुरू में प्रारंभिक अवस्था में आर्यों का समूह विश के रूप में था। इसमें वर्ण जो था वो रंग का बोधक होता था। यानी स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था में वर्ण जो है रंग का बोधक होता था। आगे चल करके इनमें जो है दास भी जोड़ लिए गए। तो यानी आरंभिक स्थिति में आर्य थे और आगे चल करके इसमें कौन लोग जुड़ गए, दास लोग जुड़ गए। तो इस तरह से दास के जुड़ जाने से आरंभिक समाज में कितने वर्ण थे, 2 वर्ण। कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। यानी प्रारंभिक स्थिति में यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के पहले जो आर्यों का जो समाज था केवल 2 चीज़ों का समूह था। एक आर्य थे और दूसरे कौन से थे, दास थे। तो 2 वर्ण था आरंभिक स्थिति में, आर्य और दास। आगे चल कर के ये 4 वर्ण हो गए। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज जो है कैसा था, पितृसत्तात्मक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मात्र सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, किस रूप में था। तो यहाँ पे आपको लर्न रखना है कि समाज कैसा था वैदिक कालीन, पितृसत्तात्मक था। किंतु स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी दिमाग में आपके कन्फ्यूजन रहता है कि जब पितृसत्तात्मक रहा होगा तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही होगी। तो ऐसा नहीं, समाज जो है पितृसत्तात्मक था, लेकिन पितृसत्तात्मक होते हुए भी समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। इसी क्रम में आगे देखेंगे विधवा और अंतर जाति विवाह। अब आप सोचेंगे एंशिएंट टाइम की स्थिति तो ये नहीं रहा होगा। तो विधवा और अंतर जाति विवाह जो था प्रचलन में था, ये ध्यान देंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कैसी व्यवस्था थी। तो विधवा और अंतर जाति विवाह का क्या था, प्रचलन था। अपवाद स्वरूप बहुपतित्व एवं रक्त संबंध के विवाह के चिन्ह भी मिलते हैं। तो ये केवल अपवाद स्वरूप था, बड़े स्तर पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन अपवाद स्वरूप बहुपतित्व एवं रक्त संबंध, यानी रक्त संबंध का मतलब है कि रक्त संबंध जैसे चचेरे बहन या भाई में विवाह हो जाता था, केवल अपवाद है। बहुपतित्व का भी चिन्ह कहीं कहीं पे अपवाद स्वरूप में मिलता है। अगला नेक्स्ट स्थिति में, इस समय विदुषी महिलाएं थीं।
उसमें कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी? लोपामुद्रा थी, घोषा थी, अपाला थी, विश्वारा थी और सीता थी। और इसी कंडीशन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, तो जो महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट, तलाक हो गया, सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुपतित्व। तो बहुपत्नीत्व का प्रचलन क्या था? नहीं था। ये भी एग्जाम में रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नीत्व का प्रचलन इस टाइम में नहीं था। विदुषी महिलाओं को ऋषिका या फिर ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो ये सारे तथ्य हैं जो आपको ये लर्न रखने हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो विदुषी महिलाओं को ऋषिका या फिर ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। पुत्री पिता के घर पे रहती थी तो पिता के संपत्ति पे हिस्सेदारी होती थी। अब आप सोचेंगे कि आधुनिक टाइम में इस तरह की जो आधुनिक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आजकल के टाइम में जैसे पुत्रियों का भी पिता के संपत्ति पर अधिकार मिल गया, तो ये व्यवस्था एंशिएंट टाइम में भी थी, यानी प्राचीन काल में भी जो पुत्रियां पिता के घर पे रहती थी उनको भी पैतृक संपत्ति पे अधिकार प्राप्त था। और इसका उल्लेख भी मिलता है, जैसे ऋग्वेद के 8वें मंडल में अपाला का पैतृक संपत्ति पर उसका हिस्सा मिलना भी एक प्रकार से क्या है? एक उदाहरण है। तो यानी ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, यानी ये प्रमाणिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्थिति में चलेंगे। इस टाइम में दास प्रथा का प्रचलन था और इनके दान देने का उल्लेख मिलता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दास प्रथा का प्रचलन कब कब था, क्या एंशिएंट टाइम में था कि नहीं? केवल जैसे हम लोग मेडिवल टाइम में पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, यानी इसमें जो दिल्ली सल्तनत था इसी में केवल दास प्रथा का प्रचलन था, तो ऐसा नहीं है। एंशिएंट टाइम में भी दास प्रथा का प्रचलन था। दासों को दान दिया जाता था और विशेष रूप से जो दासियाँ होती थी उनको दान दिया जाता था। तो यह नहीं कि एंशिएंट टाइम में भी दास प्रथा का क्या था? प्रचलन था, और इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक लोगों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था उसमें अन्न, फल, दूध, दही, घी, मांस, नशीले पेय पदार्थ। अब इसमें ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि नशीले पेय पदार्थ निम्न में से कौन है? तो सोम था और सुरा, ये क्या है? 2 नशीले पदार्थ हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जहाँ पे भी महत्वपूर्ण बिंदु है आपको बताएंगे कि यानी सोम और सुरा क्या था। कई हर एग्ज़ाम में, टीजीटी में, टेट में, कई हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सोम सुरा क्या था? तो ये क्या है? नशीले पदार्थ थे, और इसका उल्लेख भी ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। गौ को अघन्या कहा जाता था, यानी गौ की हत्या करना अपराध माना जाता था और इसीलिए इसे अघन्या का नाम दिया गया, यानी गौ को अघन्या कहा जाता था। और गौ मांस क्या था? प्रतिबंधित था, यानी निषिद्ध था। नेक्स्ट क्रम में वैदिक कालीन वस्त्र में क्या क्या थे? वासस थे, अधिवासस थे, वसन आदि, ये क्या थे? प्रमुख वस्त्र थे। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन विकल्प में रहेगी कि निम्न में से क्या था? कोई भोज्य पदार्थ है या वस्त्र है? तो वस्त्र में क्या याद रखेंगे? वासस, अधिवासस और वसन, ये क्या है? वस्त्र हैं। तो एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई भोज्य पदार्थ है या वस्त्र का नाम है, तो आप इनके नाम याद रखेंगे कि उस समय वैदिक कालीन जो वस्त्रों के क्या नाम थे? वासस था, अधिवासस था और वसन था। 3 चीज़ों को लर्न रखेंगे। नेक्स्ट है वैदिक कालीन मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे? तो नृत्य था, संगीत, रथ दौड़, शिकार और जुआ खेलना इस टाइम पे प्रमुख मनोरंजन के क्या थे? साधन थे। आभूषणों के संदर्भ में अक्सर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इसमें निष्क था, जो कान, इसके आभूषणों में जो गले में पहना जाता था वो क्या था? निष्क। कान में पहनने वाले को क्या बोलते थे? कर्ण शोभन। और शीश पर जो था वो कुंभ, ये प्रमुख जो है आभूषण थे। इसी क्रम में है विभस शब्द का प्रयोग वैद्य के लिए किया गया है और चिकित्सा औषधियों का प्रयोग भी इस टाइम में किया जाता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डियर स्टूडेंट, आजकल वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास जाते रहेंगे, जिसमें आपने आज की वीडियो में सोशल यानी सामाजिक सिस्टम के संदर्भ में अध्ययन किया। नेक्स्ट में हम लोग धार्मिक और अन्य सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।